गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 1 में हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं कि डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकता है, उसके एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, लोगों के लिए डेवलपमेंट किस किस तरीके से हो सकता है। अलग अलग तरह के लोग डेवलपमेंट को लेकर विभिन्न प्रकार से सोच सकते हैं। अब आते हैं हम चैप्टर 2 पर। सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर क्या क्या हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है आपका पॉइंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटी किस किस रूप में हो सकती है, क्या होती है। आपने देखा होगा कि भारत में विभिन्न प्रकार से लोग कार्य करते हैं। कुछ लोग लेबर के रूप में कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग भट्टे पे ईंट बनाने का कार्य करते हैं, कुछ लोग फार्मिंग से जुड़े हुए हैं और खेती का कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं और मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करते हैं, कुछ लोग आपके घर में आकर विभिन्न प्रकार की सर्विस प्रदान करते हैं, जैसे कि फूड सर्विस प्रदान करते हैं, हेल्थ सर्विस प्रदान करते हैं, योगा वगैरह सिखाते हैं। इस तरह से विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी होती है। ये किन सेक्टरों के अंतर्गत होती है, आइए जानते हैं। ये मुख्य रूप से 3 तरह के सेक्टरों के अंतर्गत होती है। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकंड इज सेकेंडरी और थर्ड इज टैरिटरी। प्राइमरी फैक्टर के अंतर्गत वे प्रत्येक वर्क जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है और नेचर से सीधा जुड़ा रहता है, प्राइमरी सेक्टर का वर्क कहलाता है। ठीक है, नेचर से जुड़ा रहता है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, खेती। इसके अलावा एग्रीकल्चर के भिन्न एस्पेक्ट्स, जैसे कि आपका एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, सीधा मधुमक्खियों से शहद प्राप्त हो रहा है, या फिर पीसी कल्चर, मछली पालन, जिसमें आपको सीधी समुद्र से मछलियां प्राप्त हो रही है। ये सब आपकी प्राइमरी फैक्टर के अंतर्गत होते हैं, जिसमें आपको सीधा नेचर से प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा सेक्टर आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में सेकेंडरी सेक्टर। इसमें प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त होने वाली चीजों को एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। तो इन चीजों को रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है और प्रोडक्ट प्राप्त किया जाता है। ये प्रोडक्ट किस तरीके से हो सकता है, मान लीजिए आपने गेहूं को लिया और उससे फ्लोर मिल के द्वारा आटा बना दिया, या फिर आपने सरसों को ली और सरसों से उसे रिफाइन करके तेल बना दिया। इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के नेचुरल प्रोडक्ट, जैसे मछली को ली, मछली का तेल भी निकाला जाता है, मछली के विभिन्न प्रकार से औषधि भी बनाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे रिसोर्स हो सकते हैं। टेरिटरी सेक्टर के अंतर्गत क्या आता है, टेरिटरी सेक्टर के अंतर्गत सर्विसेज आती है। विभिन्न प्रकार की सर्विस जो टेरिटरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं, ये आपके सेक्टर्स के थ्रू, मान लीजिए अगर आपको कभी किसी प्लम्बर की जरूरत है तो प्लम्बिंग के कार्य के लिए सर्विस की जरूरत है तो आप एक प्लम्बर को बुलाओगे। अगर आपको घर पर कोई व्यक्ति बीमार हो तो क्या करेंगे, आप एक डॉक्टर को बुलाएंगे। तो ये सभी प्रकार की सर्विसेज जो किसी दूसरे ह्यूमन द्वारा दी जाती हैं, टेरिटरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आते हैं हम कंपेयरिंग द 3 सेक्टर। इन तीनों सेक्टरों को कंपेयर करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में वर्क जो प्राप्त होता है, प्रोडक्ट जो प्राप्त होता है, सीधा नेचर से प्राप्त होता है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है और प्रोडक्ट प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद टेरिटरी सेक्टर में क्या होता है, टेरिटरी सेक्टर में कोई भी प्रोडक्ट आपको प्राप्त नहीं होता, वहां पर सिर्फ सर्विसेज प्राप्त होती हैं, जैसे कि हेल्थ सर्विस, फूड सर्विस, इसके अलावा आपकी एजुकेशन सर्विस एक्सेट्रा। ठीक है, यहीं पर हम आगे आते हैं हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर। समय के साथ साथ बदलाव होते गए हैं सेक्टरों में। जैसे कि आपने देखा होगा पहले कहीं पर भी इस तरह से पिज्जा हट वगैरह नहीं खुले हुए हुआ करते थे। भाई पुराने समय का समय था, उस समय पिज्जा नाम की चीजों को के बारे में कोई नहीं जानता था। नॉर्मली हलवाई की दुकान खुली हुई हुआ करते थे, और उसी तरीके से समय के साथ साथ ये चीजें बदलती चली गई। जैसे कि पहले आपने ज़्यादा से ज़्यादा पनवाड़ियों की दुकान देखी होगी, या फिर आप अगर आप अपने पेरेंट्स से या फादर से बात करें
ग्रैंडफादर से बात करें तो आप जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या देखा अपनी लाइफ में या फिर उन्होंने किस तरह की दुकानें देखी। लेकिन आज के समय में आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार से दुकानें बदलती जा रही हैं। पहले आप सामान जो लेते थे वो वीकली मार्केट से लेते थे, छोटे छोटे वेल्डर्स रहा करते थे। फिर धीरे धीरे रिटेल शॉप आ गई, फिर होलसेल शॉप आ गई, उसके बाद मॉल्स वगैरह खुलने लगे, उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग्स आ गई और आज और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए आप शॉपिंग करते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इतिहास के साथ साथ चीज़ें बदलती जा रही हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर इंडिया में किस तरीके से कार्य करते हैं। प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आप देखते हैं भारत में लगभग 65% सेक्टर आपका प्राइमरी सेक्टर है या फिर एग्रीकल्चर बेस्ड वर्क करता है। एग्रीकल्चर बेस्ड वर्क करने के कारण उसी के अकॉर्डिंगली काफी हद तक काफी लोग ये हमारे रॉ मटेरियल के रूप में सेकेंडरी सेक्टर को पहुंचाते हैं और सेकेंडरी सेक्टर कार्य करता है या फिर सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी इसी के तहत होती है। इसके बाद जो आपका थर्ड सेक्टर है टेरिटरी सेक्टर, वो एक राइजिंग सेक्टर है। ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है इन दोनों के दौरान। जैसे हम नेक्स्ट टेरिटरी में जानेंगे राइजिंग पोटेंशियल ऑफ द टेरिटरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन में भी राइजिंग सेक्टर होता जा रहा है ये टेरिटरी, क्योंकि लोगों की स्किल अगर बढ़ेगी तो वे और भी अच्छी गुणवत्ता का प्रोडक्शन प्रदान करेंगे। जैसे कि मान लीजिए पहले जो स्किल बेस्ड मशीनें आती थी वे इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं देती थी जो आजकल दे रही हैं। क्यों दे रही हैं? क्योंकि वे टेरिटरी सेक्टर के अंतर्गत मॉडिफाई होकर आ रही हैं। उसी तरीके से विभिन्न प्रकार के ऐसे व्यक्तियों को रखना होता है कंपनी में जो टेरिटरी सेक्टर की नॉलेज रखते हैं या फिर उस मशीन से जुड़ी हुई सभी नॉलेज रखते हैं, ताकि वे उसे चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन प्रदान कर सकें या कंपनी को उससे फायदा हो। वेयर आर द मोस्ट पीपल एम्प्लॉय, सबसे ज़्यादा पीपल कहाँ पर एम्प्लॉय करते हैं? वैसे सी बात है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका एम्प्लॉयमेंट होगा, और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर है? आपके प्राइमरी सेक्टर में। भारत में लगभग 65% से भी ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इस कारण हम ये समझ सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन प्रदान करते हैं, और इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉय, चाहे वे स्किल्ड लेबर के रूप में हो, चाहे वे आपके बॉन्डेड लेबर के रूप में हो, या फिर जो वे आपके एज ए लैंडलेस लेबर के रूप में हो, ये सबसे ज़्यादा इसी से जुड़े रहते हैं। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कैसे और भी अधिक एम्प्लॉयमेंट को हम बढ़ावा दे सकते हैं। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, और भी अधिक एम्प्लॉयमेंट हम प्राप्त कर सकते हैं अपनी स्किल्स को बढ़ाकर, अगर हम उस एरिया के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा नॉलेज रख लें। जैसे कि मान लीजिए कोई एक मोटरसाइकिल वाला है, वो मोटरसाइकिल का मैकेनिक है, लेकिन अगर वह मोटरसाइकिल के साथ साथ स्कूटी ठीक करना भी जानता हो, साइकिल ठीक करना भी जानता हो और कार ठीक करना भी जानता हो, तो क्या होगा? उसके पास काम ज़्यादा आने लगेगा। उसी तरीके से एक शॉप है जो सिर्फ दूध बेचती है, लेकिन वह दूध के साथ साथ अगर मक्खन बेचना शुरू कर दे, पनीर बेचना शुरू कर दे और साथ ही विभिन्न प्रकार के और प्रोडक्ट शुरू कर दे, तो क्या होगा? उस पर बाकी लोग भी आएंगे जो उस तरह के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमें अपनी स्किल्स को, अपनी क्वांटिटी को, अपनी क्वालिटी को बढ़ाना होगा, जिसके जरिए हम इससे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्यवाही करवा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्राप्त कर सकें। डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। डिवीजन ऑफ सेक्टर, डिवीजन ऑफ सेक्टर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं हमारे पास जो ऑर्गेनाइज्ड भी हैं और अनऑर्गेनाइज्ड भी हैं। जैसे कि आप देखते हैं अपने आसपास कि इस तरह के बहुत सारे आपको प्राइवेट जॉब करने वाले या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खोले हुए व्यक्ति दिख सकते हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड रूप से कार्य करते हैं और आपको विभिन्न प्रकार की सर्विस प्रदान करते हैं। ये इंस्टीट्यूशन किसी भी चीज़ के हो सकते हैं।
आपके जिम के रूप में हो सकते हैं, जैसे कि आपने आसपास देखा होगा कि जिम के लिए विभिन्न प्रकार के जिम सेंटर खुले हुए हैं। योगा सेंटर के रूप में हो सकते हैं, एजुकेशन सेंटर के रूप में हो सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज भी हो सकते हैं, अनऑर्गेनाइज भी हो सकते हैं। ऑर्गेनाइज बिल्कुल आपके स्कूल या फिर एक रिकॉर्डेड कंपनी के रूप में या फिर रिकॉर्डेड जिम सेंटर के रूप में जो सरकार से जुड़े हुए रहते हैं। और ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं जो आपके किसी सेक्टर से ना जुड़े हुए हों, सिर्फ अपने प्राइवेट इंडिविजुअल रूप से कार्य करवा रहे हों। इसी तरीके से हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, किस तरीके से बचाया जा सकता है उन वर्करों को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत कार्य करते हैं। ऐसे सेक्टर के अंतर्गत कार्य करने वाले जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, जो भारत सरकार से जुड़े हुए नहीं है, ऐसे सेक्टरों में वर्किंग कंडीशन क्या होगी उन वर्करों की जो कार्य कर रहे हैं। आप आजकल की पेंडेमिक सिचुएशन देख रहे हैं। पेंडेमिक सिचुएशन के अंतर्गत कोरोना के बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है। ऐसी स्थिति में इन लोगों का क्या होता होगा, हम सीधा समझ सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन्हें सीधे निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि इनके ऊपर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं हो सकती, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि वहाँ के जो वर्कर हैं वे अपने राइट्स को अच्छी तरीके से नहीं जानते, जिसकी वजह से वे पब्लिक और प्राइवेट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों में बदलाव कर देते हैं। सेक्टर इन टर्म ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। सेक्टर किस तरीके से आपके ओनरशिप के अंतर्गत रखे जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर कौन से होते हैं और आपके पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। पब्लिक सेक्टर मुख्य रूप से वे सेक्टर हैं जो पब्लिक के लिए प्रोवाइड किए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, और प्राइवेट सेक्टर वे सेक्टर हैं जो किसी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाए जा रहे हैं और उसके द्वारा कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पब्लिक सेक्टर में कुछ ऐसे सेक्टर भी होते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में कुछ ऐसे सेक्टर भी होते हैं जो ऑर्गेनाइज होते हैं कंबाइंडली प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों से। ठीक है, जैसे कि आपके टाटा इंडस्ट्रीज दोनों प्रकार के सेक्टरों से जुड़ी हुई है, वह गवर्नमेंट से भी जुड़ी हुई है और आपके प्राइवेट सेक्टर से भी जुड़ी हुई है। तो ऐसे सेक्टरों में आपकी एम्प्लॉयमेंट काफ़ी हद तक बची रहती है। इस लेसन को हम वर्किंग में कंप्लीट करेंगे।